प्रिय मित्रों, एमए उत्तरार्ध की इस हिंदी की व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। हम प्रयोगवाद का अध्ययन कर रहे थे और आज हम प्रयोगवाद का विकास काल अर्थात किस तरह से इसका विकास हुआ, किन किन बातों का मुख्यतः इसमें योगदान रहा और इसके साथ साथ जो इसके विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं या जो बातें मूल रूप से इसमें रही है उसका भी अध्ययन करेंगे। पहले हम प्रारंभिक अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात जो प्रवृत्तियां रही है भाव पक्ष की, कला पक्ष की, उसका थोड़ा सा अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, प्रयोगवाद का विकास हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि कहाँ से प्रारंभ माना जा सकता है। हालांकि प्रवृत्ति कोई अचानक से उभर करके नहीं आती है, ये धीरे धीरे चलती है, लेकिन एक विशेष स्थिति आती है जहाँ से हम कह सकते हैं कि ये शुरू हो गई है या यहाँ से हम प्रारंभ मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी काल का, किसी भी प्रवृत्ति का, किसी भी वाद का हम ये नहीं कह सकते कि इसी तिथि से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ माना जाता है जब 1943 में प्रथम तार सप्तक अज्ञेय ने प्रकाशित करवाया था। तो इससे ये पता लगता है कि इसकी प्रवृत्तियां जो है वो सही मायने में 1943 से पूर्व में ही प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि प्रगतिवाद छायावाद के बाद आया था और प्रगतिवाद ही अपना रूप बदलते बदलते प्रयोगवाद में आ गया, प्रयोगवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। या ये मानिए कि प्रगतिवाद की जो कमियां महसूस हुई उस समय के लोगों को, उस समय के साहित्यकारों को, तो उनको दूर करने के लिए ये एक विशेष जो है विशेषताओं वाली कविताएं बनने लगी और उन्हें अज्ञेय के द्वारा प्रथमतः एक नई प्रयोगवादी कविता के रूप में इनको संस्कारित किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इनका विकास क्रम अज्ञेय के तार सप्तकों के माध्यम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रथम तार सप्तक अज्ञेय का आया, उसमें इन तार सप्तकों में क्या है कि 7-7 कवि इन्होंने लिए और ऐसे कवि लिए, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनमें कि कुछ नया करने की इच्छा थी, साहित्य शास्त्र की दृष्टि से नए प्रयोग करने की क्षमता थी अपनी कविताओं में, पुराने के साथ चिपके हुए नहीं रहना चाहते थे, एक नया रास्ता खोजना चाहते थे और उसके साथ साथ वो अपने आप को पूर्ण न मान करके ये मानते थे कि हम तो एक खोजी वृत्ति के लोग हैं और कोई नई चीज खोजना चाहते हैं और जो कमी है उस कमी की पूर्ति करना चाहते हैं और उसके अन्वेषण में हम लगे हुए हैं। तो ऐसे कवियों को ही इन्होंने अपने इस सप्तक में या अपने जो 3 सप्तक इन्होंने दिए उन सप्तकों में स्थान दिया। तो पहले तार सप्तक में आपने जिन कवियों को लिए था, तो प्रथम नाम तो हम खुद अज्ञेय जी का ले सकते हैं, दूसरा नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध का हम ले सकते हैं। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इन कवियों का पूरा नाम जो है, जैसे अज्ञेय का क्या नाम है, पूरा नाम, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो ये भी साथ साथ आपको ध्यान रखना है यदि मैं बोलता हूँ तो पहला अज्ञेय हो गया, दूसरा गजानंद माधव मुक्तिबोध हो गए, तीसरा गिरिजा कुमार माथुर थे, प्रथम तार सप्तक की बात कर रहा हूँ मैं, और चौथे नेमीचंद जैन थे, पांचवा जो नाम था वो प्रभाकर माचवे का है, छठा नाम भारत भूषण अग्रवाल का है और सातवां रामविलास शर्मा का है। तो प्रथम तार सप्तक में ये कवि रहे और इनकी अपनी विशेषताएं, इनके काव्य की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हर विशेषता एक नएपन की तरफ ले जाती थी। प्रगतिवाद का जो एक शुष्क वातावरण बन गया था, उस वातावरण से निकालने की कोशिश भारतीय कविता को ये लोग दे रहे थे। फिर इसके बाद इनका दूसरा तार सप्तक आया। इस तार सप्तक में इन्होंने फिर 7 कवि चुने।
इनमें प्रथम कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे कवि थे शकुंतला माथुर, तीसरे कवि थे हरिनारायण व्यास, चौथे थे शमशेर बहादुर सिंह और पांचवें थे नरेश कुमार मेहता, छठे थे रघुवीर सहाय और सातवें धर्मवीर भारती। अब देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले अलग अलग हैं, ये एक कवि आपस में कहीं भी टकराते नहीं है कि एक सप्तक में कवि 2 बार आ गया हो 2 सप्तकों में, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ थोड़ी सी प्रवृत्तियां बदली, फिर तीसरा तार सप्तक आया और इस तीसरे तार सप्तक में फिर इन्होंने 7 कवियों के कविताओं के संकलन को लिया। प्रयाग नारायण त्रिपाठी पहले, दूसरे कीर्ति चौधरी, तीसरा मदन वात्सायन, चौथा केदारनाथ सिंह, पांचवा कुंवर नारायण, छठा विजय नारायण शाही और सातवां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन काव्य संग्रहों में तार सप्तकों में मान लीजिए नाम से पुकारें तो इन्होंने इन कवियों की कुछ कविताओं को लेकर के उसका संग्रह किया और ये अपने पहले ही देख चुके हैं कि किन कवियों को लिया और किस तरह का साहित्य इन्होंने लिया। और हम कह सकते हैं कि इन तार सप्तकों के माध्यम से अज्ञेय ने जो प्रयोगवादी कविताएं थी उनको अपने शीर्ष तक पहुंचाने का कार्य बहुत अच्छी तरह से किया और उसे विकास के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ाते रहे। तो उनके साथ साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे ठंडा लोहा है जो 1952 में, 7 गीत वर्ष हैं 1959 में, कनुप्रिया भी 1959 में, और उसके बाद अंधा युग जो है 1954 में, जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती थे। इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अज्ञेय का तो रहा ही है, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे इस साहित्य प्रयोगवादी कविताओं के विकास क्रम में रहा है। इसमें मूलतः क्या था कि स्थूल और मांसल तथा वासना युक्त प्रेम को अधिक महत्व दिया गया और उसके साथ साथ इस समय के परिवेश में जो घुटन पैदा हो गई थी, जो निराशा पैदा हो गई थी, जब घुटन होती है, निराशा होती है तो निश्चित रूप से आदमी को कष्ट होता है, उसको पीड़ा होती है और यही प्रवृत्तियां इन तार सप्तकों के जो कवि थे उनके काव्य में हमको मिल जाती है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि खाली ये घुटन और पीड़ा या मांसल प्रेम ही इनकी कविताओं का मूल विषय रहा हो। इनका दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आता है। हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा कोई पक्ष था ही नहीं, निश्चित रूप से वो पक्ष भी आया है और इस पक्ष में इनकी अपना जो ये वातावरण था, ये घुटन थी, जो पीड़ा थी, उसके प्रति एक कसमसाहट इनके साहित्य में हमको मिल जाती है। और वो कसमसाहट असल में है किसके खिलाफ? जो विषमताएं थी उस समय के समाज में, जो असफलताएं समाज की थी। हमारा समाज उस समय का जो था वो सफल समाज नहीं कहला सकता था, क्योंकि जिस प्रगति के मार्ग पर व्यक्ति को, हमारे समाज को पहुंच जाना चाहिए था, वहां तक हम नहीं पहुंचे थे। एक मनुष्य को जिस विकास की अपेक्षा होती है समाज के, चाहे भौतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उस विकास की चरम सीमा तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, जैसा कि यूरोपीय देशों में पहुंच गए थे। तो एक इस असफलता की घुटन थी, विषमता थी, उसके प्रति एक छटपटाहट या एक कसमसाहट इनके साहित्य में मिल जाती है। लेकिन नया विश्वास भरने की कोशिश भी इसके साथ साथ इस साहित्य में हमको मिलती है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। तो देखिए इसमें एक जो असफलता की जो एक अहमियत थी, उसके प्रति एक घुटन थी, उस घुटन से बाहर निकालने का एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास यहाँ कवि करता है। ये शायद सुमित्रानंदन पंत की कविता हो सकती है, मैं अच्छी तरह से, मेरे को याद नहीं आ रही है। दूसरा इसका उदाहरण ले सकते हैं 7 गीत वर्ष से। कवि ने इसमें
अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो पूरी तरह से नवीन हैं और यथार्थ पर आधारित है, जो उस समय के परिवेश को पूरी तरह से हमारे सामने उजागर करते हैं। जैसे हम सबके दामन पर दाग है, हम सबके दामन पर दाग है, हम सबकी आत्मा में झूठ है, हम सबके माथे पर शर्म, हम सबके हाथों में टूटी तलवारों की मूठ है। तलवारें तो है, लेकिन तलवारें कैसी है? टूटी हुई, और हमने खाली मूठ पकड़ रखी है। दिखावा कर रहे हैं, हमारे में दम नहीं, हमारी तलवारों में धार नहीं है। तो शर्म भी है, झूठ भी है, दाग भी है, और ऐसे कार्य हम कर रहे हैं जिनमें कोई प्राप्ति की अपेक्षा भी हमको नहीं है। तो उस चीज को यहाँ बड़े स्पष्ट तरीके से प्रतीकों के माध्यम से भी स्पष्ट कवि द्वारा कर दिया गया है। तीसरा तार सप्तक के जो कवि रहे हैं उसमें काठ की घंटियाँ, बांस का पुल और एक सूनी नाव जो रचनाएं हैं, और इनके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, उन्होंने तात्कालिक समय की जो विषमताएं हैं, जो अभाव हैं, जो लाचारियां हैं, उन सब को इन्होंने इसमें उजागर किया है। यहाँ कवि इन जो परिस्थितियों के प्रति एक बड़ी तीव्र संवेदना रखता है और एक यथार्थ का बोध इसमें उसके साथ स्थापित करता है। और इन सब के साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक और खासियत रही थी कि इन्होंने ये सब व्यंग्य के माध्यम से, व्यंग्य इनके मूल स्वर रहा है। इस तरह की जो समाज की परिस्थितियां थी उनको प्रकट करने के लिए व्यंग्य का माध्यम इन्होंने लिया था। मानव जीवन जो है, उस जीवन के प्रति हम जानते हैं कि हर मनुष्य का लगाव होता है, लेकिन कवियों का थोड़ा और अधिक तीव्र होता है। तो इनका भी मानव जीवन से काफ़ी लगाव रहा है और वहीं से इन्होंने अपने काव्य के लिए प्रेरणा ली है, और जो प्रेम इन्होंने अपने काव्य में दर्शाया उसका आधार भी इन्होंने वहीं से लिया है। इसके साथ प्रयोगवादी जो कविताएं हैं, कवि जो हैं, उन्होंने उनमें शिल्प प्रयोग की दृष्टि से भी हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को विशेष ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें इन्होंने खास बात मैंने क्यों कही है कि हम पूर्व में जो पढ़ा है हमने, उसमें मैंने कहा था कि ये शिल्प के प्रयोगों की तरफ अधिक ध्यान देने वाली कविताएं रही है, कवि रहे हैं। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शिल्प की तरफ ध्यान तो देने का जो है विचार रखते हैं, लेकिन उसके अलावा या उससे पहले वो जो उस समय की परिस्थितियां थी, उनकी जो विषय वस्तु थी, उस पर उन्होंने अधिक ध्यान देने की कोशिश की। और ये अपने विचारों में उन्होंने लिखा भी एक जगह कि रूप विधान का पूर्ण अनुशासन मानने पर यदि मेरे विषय की तीव्रता यदि कम होती है या दबती है या उसका प्रभाव कम होता है, तो मैं उस अनुशासन को भंग करने को तैयार हूं। अनुशासन क्या था इस समय के कवियों का? नया शिल्प। लेकिन अगर मैं नए शिल्प की तरफ जाना छोड़ सकता हूं यदि मेरे विषय वस्तु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए, ये शिल्प की बजाय कहाँ अधिक ध्यान दे रहे हैं? विषय वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि ने कहीं भी शिल्प के प्रति जो अतिरिक्त आग्रह की बात हम जिस करते हैं वो नहीं दिखाते हैं, और बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात को इन कविताओं के माध्यम से या अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तो अज्ञेय हो गए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, इन सब के अलावा भी अन्य कवि जो हुए हैं, उन्होंने अपने अपने चिंतन के माध्यम से और उस चिंतन के फलस्वरूप जो साहित्य सृजन किया, उसके माध्यम से ये प्रयोगवादी जो विचार थे उनको और आगे बढ़ाया। उनमें हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण शर्मा, जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही आदि जो हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि तार सप्तक के प्रकाशन के साथ साथ प्रयोगवादी काव्य धारा की नींव पड़ी थी। उसे अज्ञेय, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
लक्ष्मीकांत वर्मा, गुप्त, विजयदेव नारायण शाही इत्यादि कवियों ने वस्तु एवं रूप दोनों धरातलों पर समृद्ध बनाने की कोशिश की और उसको इस रूप में प्रतिष्ठित भी किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। जो शुष्कता, जो कोरी कल्पनाशीलता प्रगतिवादी और छायावादी काव्य के कारण भारतीय कविताओं में, भारतीय साहित्य में आ गई थी, इन्होंने उस शुष्की से भारतीय साहित्य को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी। और ये चीज़ें जब लाने लग गए ये लोग, तो निश्चित रूप से एक विशेष प्रवृत्तियों के अंतर्गत ये काम हुए। और वो प्रवृत्तियां कौन सी थी या वो विशेषताएं कौन सी थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रयोगवादी कविताएं, प्रयोगवादी काव्य है, या उसकी पहचान कर सकते हैं, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। और इसके लिए हम ये पाते हैं कि जो प्रवृत्तियां हैं या जो विशेषताएं, उसको हम दो बिंदुओं के अंतर्गत मूलतः देख सकते हैं। एक तो है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। बाकी सब जो बिंदु हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो इनके अंतर्गत आ जाती है, या तो भाव के अंतर्गत आएगी या कला के अंतर्गत आ जाएगी। तो भाव पक्ष के अंतर्गत मैं 2-3 नाम आपके लेता हूँ, जैसे व्यक्तिवाद जो है, यथार्थवाद है, ये दो जो है ये कला भाव पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अति बौद्धिकता को भी हम इसमें ले सकते हैं, पलायन और पलायन की प्रकृति को हम ले सकते हैं, वैज्ञानिक युगबोध को भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, सामाजिकता का जो तिरस्कार इन लोगों ने किया उसको भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से बिंदु हैं। इसी तरह से कला पक्ष के अंतर्गत भी बहुत से बिंदु हैं, जैसे नए प्रतीकों का, नए बिंबों का, नए अलंकारों का, नए तरह की भाषा का, नए चिन्ह। कविताओं में शब्दों के स्थान पर चित्र के रूप में चिन्हों का प्रयोग करके भी कविताएं लिखी गई। तो उनका अध्ययन हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। इसी के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।